Hello students, welcome in my chemistry class, Chemistry by Amtesh sir. Today we discuss unit 5, that is P block elements. In P block there are 6 groups, but in 11th class we study about only 2 groups, that is group 13 boron family elements and group 14 that is carbon family elements. और इन दोनों ग्रुप्स के में हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करना है ना। वो कॉमन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हमें दोनों ही ग्रुप में इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना है कि वो ग्रुप कहाँ पे, कि ग्रुप के एलिमेंट कहाँ पे उनकी प्रेजेंस है ना, क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सब चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में नंबर सेकंड आता है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, मींस ग्रुप में चलने पर उनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएगा, ये भी आपको अच्छे से स्टडी होना चाहिए, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एंड ग्रुप 13 में आपको पढ़ना है एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरान, है ना। ईच ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है एक्सेप्ट अदर एलिमेंट्स। तो इसी में ग्रुप 13 में बोरान एनामोलस बिहेवियर शो करेगा एंड ग्रुप 14 में कार्बन एनामोलस बिहेवियर शो करता है ना। एंड देन ग्रुप 13 में आपको सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट बोरान। बोरान से रिलेटेड ही आपको स्टडी करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है। सेम टॉपिक ही आपको ग्रुप 14 के एलिमेंट में पढ़ना है ना। और इसमें आपको पढ़ना है एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, साथ साथ में आपको यहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़नी है और कार्बन के एलोट्रॉप्स भी अच्छे से पढ़नी है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन इज how can you explain higher stability of BCl3 as compared to TlCl3। आपको यहाँ पे बताना है कि बोरान ट्राइक्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू थैलियम ट्राइक्लोराइड। एज यू नो दैट इन ग्रुप 13 द एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, है ना। ये एलिमेंट होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर इनका साइज बढ़ता है। और इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, +3 होती है ना। कितनी होती है भाई? +3। तो ये एलिमेंट +3 होती है, लेकिन नीचे जाने पर इनकी स्टेबिलिटी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है और वो +1 हो जाती है। और भाई क्या हो जाती है भाई? +1 हो जाती है। तो ऊपर वाले एलिमेंट तो +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के, लेकिन जो नीचे के कंपाउंड है थैलियम है, ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब इसका रीजन समझ लीजिए। रीजन ये होता है इनके आउटर मोस्ट सेल में NH2 and P इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं करते हैं। अब जब यूज नहीं होंगे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट रिएक्शन टू जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर के बारे में आपको रिएक्शन लिखनी है। तो एम्फोटेरिक नेचर समझ लीजिए। एम्फोटेरिक नेचर होता है दोज एलिमेंट विच वी हैव एज बोथ एज एसिड एंड एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एम्फोटेरिक नेचर कहलाता है ना। तो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम के बारे में बताना है। तो एल्यूमिनियम के लिए समझ लीजिए, एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन बोथ एज एसिडिक सॉल्यूशन एज बेसिक सॉल्यूशन, दोनों में ही डिसॉल्व हो जाता है। मींस
ये एसिड बेस दोनों इसी तरह ही बिहेव कर सकता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एल्यूमिनियम को किसी मिनरल एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने HCl में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3, और ये डायमर बनाता है तो इसे हम Al2Cl6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे Cl6 चाहिए तो इसके आगे 6 लगा दीजिए, Al2 चाहिए तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, है ना। अब हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 3H2 रिलीज होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एक्वस sodium hydroxide solution and form sodium metaluminate Na2Al O2, है ना। और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन को यहां पे बैलेंस करेंगे 2NaAlO2। रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2Na यहां पर 2 लगा देंगे, Al भी 2 चाहिए, है ना। और अब हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पे भाई 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 और 2 4 हो गए तो यहाँ पे 2H2 करेंगे। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हो गया 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हो गया 2 तो इसके आगे भी आप 2 लगा देंगे। 2 लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन अब आपके 6 हो गए तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप 3H2 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर, ये आपको रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है BF3 रिएक्ट विद लिथियम हाइड्राइड, LiS से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, व्हेन बोरान ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट विद लिथियम हाइड्राइड फॉर्म द बोरेन, है ना। तो यहाँ पे B और H मिलके बोरेन बनाएंगे, फॉर्मूला होता है B2S6 डेट इज डाइबोरेन, और साथ साथ में लिथियम फ्लोराइड भी बनेगा, LiF भी यहाँ पे बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो B2 यहाँ पे 2 लगा देंगे, H आपके 6, F आपके 6 हो गए तो इसके आगे 6 लगा देंगे, है ना। अब इसके आगे भी 6 लगाने से ये लिथियम और हाइड्रोजन दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। इन सेकेंड इक्वेशन B2S6 डाइबोरेन रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनता है, यहां बनता है बोरिक एसिड H3BO3, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। रिएक्शन को बैलेंस करें, बोरॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसके आगे वही 2 लगा दीजिए, 2 लगा देंगे। उसके बाद में भी हाइड्रोजन आपके 2 3 6 चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपके जो हो रहे हैं, हाइड्रोजन आपके 6 to 8 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अब और समझ लीजिए, यहाँ पे भाई ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन थे आपके 2 3 6 तो इसके आगे आप यहाँ पे 6 लगाएंगे। 6 लगाने से आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और आपके बोरॉन बैलेंस हो गए। अब क्या बचा, रह गए हाइड्रोजन को एक बार फिर से चेक कर लें तो यहाँ पे 6 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, और यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन ये बैलेंस हो जाती है। थर्ड इक्वेशन इज सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विद B2S6 बोरोन से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे समझ लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस करें तो B भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 2 लगा दीजिए तो सोडियम भी बराबर हो गए, बोरॉन भी बराबर हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 थे, 6 to 8 हो गए, 2 4 8, ये भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी हमने करवाई थी इक्वेशन, फिर से समझ लीजिए। तो जब ये से रिएक्ट करेगा सोडियम मेटाबोरेट बनाता है,
2NaAlO2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आया है तो इसके आगे वही 2 लगा दीजिए, Al भी 2 कर दीजिए। अब बाकी बचे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को जरा चेक करें, हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए थे वही 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो इसके आगे वही 2 लगा देंगे। या हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन आपके बैलेंस से बैलेंस है, 2 2 4 तो 2 और 2 यहाँ पे वही 2 लगाना होगा। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ गई, तो इसके लिए यहाँ पे वही यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन टू थैलियम एंड कार्बन टू लेड, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप में, ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में, दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन आपको समझाना है। तो आप जानते हैं इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, है ना। और इस ग्रुप की जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। क्या होती है भाई? +3। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, है ना। क्या हो जाती है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट इज लास्ट एस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं, और जब नहीं कर पाएंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेस हो जाती है। ये ग्रुप की क्या हो जाएगी? 2 लेस हो जाएगी। इसीलिए बोरान फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम थैलियम तक जाएंगे वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट के +1 रह जाती है। Similarly, in group 14, elements are carbon, silicon, germanium, tin, and lead, है ना। इस कार्बन फैमिली में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +4 रहती है। क्या रहती है भाई? +4 रहती है। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगी वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की जगह पे +2 हो जाती है। इसका रीजन भी सिमिलर है, इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एक्सप्लेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नेमली डायमंड एंड ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है, दोनों का आंसर भी सेम है ना। तो आपको पता है ग्रुप 14 में आपको पढ़ना है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अब भाई एलोट्रॉप क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स नोन एज एलोट्रॉप्स, है ना। क्या समझे कि भाई कोई एक एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाते हैं। ये प्रॉपर्टी उसकी एलोट्रॉपी कहलाती है। सिमिलरली कार्बन के भी 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ग्रेफाइट और डायमंड एंड थर्ड बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अब डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, किसी की बात करनी है हमें? यहाँ बात करनी है डायमंड और ग्रेफाइट की। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप हैं। मतलब मेन किसके? ये मेन इनमें कार्बन है, तब भी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड इज द नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट।
ग्रेफाइट क्या होता है भाई, सॉफ्ट होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड, और ये जबकि ग्रेफाइट भाई आपका सॉफ्ट है। एक और अपोजिट प्रॉपर्टी में यहाँ पे समझ सकते हैं, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ना। जबकि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, दैट इज गुड कंडक्टर नहीं होता है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी भाई अपोजिट क्यों है ये भी समझ लें। इट इज ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, ये इसके स्ट्रक्चर के कारण होता है ना। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि समझ सकते हैं यहां पे ये ऐसे करके ये हेक्सागोनल सीट बन जाती है ना। हेक्सागोनल सीट लाइक, और इसी के नीचे और भी सीट्स रहती हैं। तो इसमें होता क्या है कि वन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 अदर एटम्स, एक एटम 3 अदर एटम से अटैच रहता है, एंड फोर्थ वैलेंसी इज फ्री, इट इज अटैच्ड एज अ वांडरवाल फोर्सेस, ये वांडरवाल फोर्सेस की तरह अटैच रहती है। और यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझ में आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और वंडरवाल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है। जबकि अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल रहता है। कैसा रहता है भाई, टेट्राहेड्रल रहेगा, ऐसे टेट्राहेड्रल रहता है। और ईच एटम जो होता है, ईच एटम अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच रहता है।